हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन बिल्कुल मस्त चल रही होगी। साथियों, आप जानते हैं हम लोगों ने जनरल स्टडीज के पूरे सिलेबस को कवर कर लिया है। अब हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस। जी हाँ, स्पेशल प्रैक्टिस सेट। इस समय ये है आज 25वां, इससे पहले 24 कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो रिसेंट के एग्जाम्स हुए हैं उन्हीं के पैटर्न पर उन क्वेश्चन को शामिल करते हुए उन्हीं टॉपिक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न पर। जी हाँ, ये वीडियो आप जानते हैं नियमित तौर पर शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होती है। मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है एप्लीकेशन पर मॉक टेस्ट चल रहा है। तो जो आपके एग्जाम तक बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट मटेरियल हम प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर लें, या फिर अपना एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जाकर के डाउनलोड करें, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से आप उसको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए भैया शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की जर्नी को। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2021 में 53.9 से बढ़कर के मार्च 2024 में कितना हो गया है। देखिए यहाँ पर आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 53.9 इन मार्च 2021 टू व्हाट लेवल इन मार्च 2024। जो है 61.3, 64.2, 72.1, 79.9, ये आपको आंसर करना है। मेरे भाई, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता हो आप उनको कमेंट करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद करें, लेकिन कमेंट जरूर करें और चीज़ों को याद करने का, तैयार करने का जो है प्रयास करें। ये देखो जीआईसी एलटी ग्रेड के क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो सही विकल्प है मित्र, वो है आपका 64.2। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा वित्तीय समावेशन सूचकांक यानी एफआई इंडेक्स देश में वित्तीय समावेशन को सीमा को मापने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मार्च 2024 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए यह सूचकांक बढ़कर के 64.2% हो गया है, जो मार्च 2023 में 60.1 तथा मार्च 2021 में 53.9 था। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए भैया। देखो यहाँ पर नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है। नॉक नी सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू द पॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड्स, भारी धातुओं, नाइट्रस और फास्फेट्स। ठीक है, आंसर करना है। यहाँ पर देखो 4 विकल्प है। ये देखो आरओ का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखो, यहाँ पर मैंने उन चुनिंदा क्वेश्चन को उस पैटर्न के आधार पर देने का प्रयास किया जहाँ से आप बिल्कुल एहसास करें कि हाँ एकदम एग्जाम जैसे फीलिंग आपको मिले। ठीक है, और उसी तरीके से आप अपने इस एग्जाम को, अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें। एकदम चुन करके मैंने क्वेश्चन को रखा। तो यहाँ पर देखिए भाई, जो सही विकल्प है वो है आपका फ्लोराइड्स। क्या है ये? फ्लोराइड। नॉक नी सिंड्रोम रिजल्ट ड्यू टू द जो है पोल्यूशन ऑफ फ्लोराइड्स। जी हाँ, नॉक नी सिंड्रोम मुख्य रूप से पीने के पानी में फ्लोराइड के अत्यधिक प्रदूषण के कारण होता है। शरीर में फ्लोराइड की अधिकता से जो है स्केलेटल फ्लोरोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और घुटने आपस में टकराने लगते हैं। ठीक है, तो इतना आपको जानना चाहिए। और ये जो है अगर हम बात करें WHO के अनुसार पीने के पानी में फ्लोराइड की सुरक्षित सीमा 1.5 कितना 1.5 जो है मिलीग्राम प्रति लीटर तक है। ठीक है, भारत के कई राज्य जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश भूजल में उच्च फ्लोराइड संदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित हैं। चलो भैया देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, रेनबियर की गांठ उपस्थित होती है। नोड्स ऑफ रेनबियर आर प्रेजेंट इन लिवर सेल्स, हार्ट सेल्स, किडनी सेल्स, नर्व सेल। आंसर करो। देखो यहाँ पर आप सही विकल्प बताना मेरे भाई। ठीक है, आप जानते हैं वीडियोज बहुत मेहनत से तैयार होती हैं, कृपया इनको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ये सब जरूर कर लिया करें। यहाँ पर देखें तंत्रिका कोशिकाओं में, ठीक है, नर्व सेल में। अगर हम बात करें रेनवियर की गांठें मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन के ऊपर एक सुरक्षात्मक आवरण होता है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। माइलिन शीथ लगातार नहीं होती है, बल्कि बीच बीच में इसे छोटे अंतराल यानी गैप्स में होती है। इन्हीं अंतरालों को रेनवियर की गांठें कहा जाता है। ठीक है, चलो भाई ये देखो संसद की यूपीपीसीएस 2025 का क्वेश्चन भाई, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। विथ रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ये आर करेक्ट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 109 संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है।
ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। देखो यहाँ पर आपको इसके आंसर देना 1 और 2 दोनों से, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2 और केवल 1। तो देखो आप ये है आपके यूपीपीसीएस का जो 2025 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देगा आपको। यहाँ पर देखिए ये नाइदर 1 ना 2, यानी ना तो 1 सही ना तो 2 सही। गलत एक पहला इसलिए है क्योंकि संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है। ठीक है, 109 में बताया जा रहा है, 108 में दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया। अब दूसरा, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात करें अनुच्छेद 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत में से पारित होना अनिवार्य होता है, इसलिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक है। अब धन विधेयक यानी मनी बिल के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। चलो भाई आगे देखो, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, मैग्नीज। एलडी ग्रेड 2025। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया मैग्नीज। क्या है मैग्नीज, ये देखो यहाँ पर पौधे के विकास के लिए 17 आवश्यक तत्व होते हैं जिन्हें मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म तत्वों में बांटा गया है। मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम और सल्फर शामिल होते हैं जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जो पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। इसमें जो है आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरान, मोलिब्डेनम और फ्लोरीन और निकल शामिल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये मैग्नीज जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन चयापचय में मदद करता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखें। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। विटामिन बी और डी, विटामिन ए बी और विटामिन बी सी, विटामिन सी डी। आर ओ 2025। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे भैया, ध्यान रखना। ठीक है, और हाँ अभी तक लाइक वाइक अगर ना करे हो तो कई ले हो भैया, पाप लागी, बहुत मेहनत करे की पड़ता है यार। ठीक है, यहाँ पर देखो जो सही विकल्प है वो है विटामिन बी और सी। जी हाँ, विटामिन बी और सी। अगर हम विटामिनों को घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रमुख श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। पहला वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल, और दूसरा है जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल। अगर इनमें हम बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ये शरीर में जमा नहीं होते, ये जो है मूत्र के माध्यम से आसानी से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रतिदिन आहार में लेना आवश्यक होता है। अगर हम बात करें विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन जो शरीर में लिवर और वसा युक्त ऊतकों में संचित रहते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें विटामिन सी का तो ये भैया प्रतिरक्षा प्रणाली यानी स्कैर्बिक एसिड जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और स्कैर्बी रोग से बचाता है। जबकि विटामिन बी की बात करें तो ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है। ठीक है, चलो ये देखो निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म यानी देश और ऑपरेशन, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री एंड ऑपरेशन इज नॉट करेक्टली मैच। देखिए यहाँ पर अमेरिका और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ईरान और ऑपरेशन टू प्रॉमिस मतलब ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, इजराइल ऑपरेशन राइजिंग लायन, चीन ऑपरेशन ताई। देखो भाई ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है भाई, एलटी ग्रेड का क्वेश्चन है। इसमें अगर आप देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो क्या है, वो सी वाला आंसर यानी ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इजराइल द्वारा हमास एवं अन्य आतंकवादी समूहों के खिलाफ शुरू किए गए प्रमुख सैन्य अभियान का आधिकारिक नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है, स्वॉर्ड, ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन है, ना कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन। तो इतना आपको जानना है। ईरान ने इजराइल पर अपने मिसाइल हमलों को ऑपरेशन टू प्रॉमिस नाम दिया था। ठीक है, और उसके बाद चीन द्वारा ताइवान के आसपास में किए गए सैन्य अभ्यासों को मुख्य रूप से जॉइंट स्वॉर्ड के नाम से दिया है, जॉइंट स्वॉर्ड के नाम से दिया है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करें चीन द्वारा ताइवान के आसपास में इस तरीके से नाम दिया गया और इसी प्रकार ये कुछ जो है यहाँ पर शब्दावलियाँ रही। चलो भाई आगे देखो, अप्पिको आंदोलन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों से संबंधित। द अप्पिको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल। आंसर करना है 1, 2, 3, 4, केवल 4, केवल 1। ये देखो यूपीपीसीएस की यही खूबसूरती है, लगातार इसी तरीके के कूट के माध्यम से क्वेश्चन पूछता है भाई, एकदम से माथा। और आंसर कैसा होगा, यहाँ पर देखो केवल 4 सही है। ठीक है, तो देखो आंसर सिंगल में ही, ज़्यादातर क्वेश्चन का मैं आंसर देख रहा हूँ सिंगल में ही, लेकिन कैसे दिया रहा है
बार बार कोर्ट के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है अप्पिको आंदोलन भारत के दक्षिण राज्य कर्नाटक से संबंधित पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। सिंपल से क्वेश्चन को टफ बना दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आंख मूंद करके नहीं मानना। तो यही पैटर्न आपको आपके चाहे लेक्चरर का एग्जाम हो या जीडीसी का, उसमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ये अप्पिको आंदोलन का, तो यह आंदोलन सितंबर 1983 में, कब, सितंबर 1983 में जो है कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पश्चिमी घाट के जंगलों को काटने से बचाने के लिए शुरू किया गया। यह उत्तर भारत यानी उत्तराखंड के प्रसिद्ध जो चिपको आंदोलन हुआ था उसी से प्रेरित था। और कन्नड़ भाषा में अप्पिको का अर्थ होता है गले लगाना, ठीक है भैया। चलो, इस आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरणविद पांडुरंग हेगड़े ने किया था। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, रायगढ़ किले के निर्माण में के पूर्व शिवाजी ने बीजापुर के जिस किले को विजिट किया था उसका नाम था, बिफोर बिल्डिंग रायगढ़ फोर्ट द फोर्ट ऑफ बीजापुर कॉन्कर्ड बाय शिवाजी वाज नेम्ड। क्या नाम था उसका? एलटी ग्रेड 2025 का क्वेश्चन है। तोड़ा, पन्हाला, जावली और चाकन। आंसर करो मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है जावली। क्या है? जावली, ठीक है। अगर हम बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1665 में, कब, 1665 ईस्वी में बीजापुर सल्तनत के अधीन चंद्रराव मौर्य से जावली का महत्वपूर्ण क्षेत्र और किला विजित किया था, ठीक है। जावली की इस विजय ने शिवाजी के राज्य विस्तार में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि जो है इससे उन्हें विशाल खजाना और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी जावली क्षेत्र में रायरी की दुर्गम पहाड़ी स्थित थी, जिसे जीत करके शिवाजी ने वहां रायगढ़ नामक एक नया और अचीय किला बनाया था, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन, ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही, ये देखो लिस्ट 1 लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। आप देखो यहाँ पर ये है फसल, ये है रोग, ठीक है, ये क्रॉप है, ये डिजीज है। यहाँ पर देखिए धान, ये है उकड़ा रोग, गेहूँ ब्लैक रस्ट, गन्ना लाल सड़न, अरहर ब्राउन लिप। ये आर 2025 का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है ये कोड के माध्यम से ये है आपका। अब इसका अगर हम देखें तो पहले का क्या होगा, धान का 4, ठीक है। धान माने पैडी, ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है। धान फसल में ब्राउन लीफ स्पॉट रोग कवक के कारण होता है। और 1943 में भयंकर बंगाल अकाल का मुख्य कारण धान की फसल में यही बीमारी थी, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिए। अब ये जो है फसल है बीमारी। अब अगर हम बात करें ये वाला भैया ब्लैक रस्ट, ठीक है। गेहूं में क्या होता है? ब्लैक रस्ट। गेहूं का में ब्लैक रस्ट जो है पक्सिनिया ग्रेमिनिक कवक द्वारा जो है फैलने वाली एक विनाशकारी बीमारी है, ठीक है। अब बात करते हैं हम गन्ना। ये भैया यहाँ पर लाल सड़न। गन्ना क्या है? लाल सड़न। इसमें एक रोग है गन्ना में लगने वाले जो सबसे आम और घातक रोग, लाल सड़न, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है, ठीक है। आप लोग गन्ना चूसते हुए देखे होंगे, ठीक है। अरहर, ये उगठा रोग होता है इसमें अरहर में। तो ये जो है अगर हम बात करें अरहर की दाल में फ्यूजेरियम नामक कवक के कारण उगटा रोग लगता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। तो अब इससे आपको कई क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। यहाँ पर पूछ लेगा कि जो है अरहर की दाल में किस कवक के नामक कवक की वजह से उगटा रोग लगता है। तो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया? फ्यूजेरियम नामक कवक के। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए आप इनके लिए बिल्कुल तैयार रहें। और हाँ, आप जानते हैं एलटी ग्रेड का आपका 15 विषयों का पेपर हुआ, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे गए। तो आपको इसको तैयार रखना है कि यार आयोग जो है ना अलग क्वेश्चन भले कर देगा लेकिन टॉपिक वही रहेगा, ठीक है, मिलते जुलते। किसने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित किया, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता? हु डेडिकेटेड हिज इंटायर लाइफ टू द नेशनल मूवमेंट एंड केप टू बी नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरूजी। एलटी ग्रेड 2025 का ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है दादा भाई नेहरूजी साहब। ये हैं, इन्होंने क्या है कि एक महान पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षक और जो है प्रारंभिक राजनेता थे, जिन्हें भारत के वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1892 ईस्वी में जो है ब्रिटिश संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। इन्हें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। और नेहरूजी साहब ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने 3 बार 1886 में और 1893 में और 1906 में
ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो ये भी आपको जानना चाहिए। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। ठीक है, देखो यूपीपीसीएस में इस तरीके से पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट इज आर पार्ट ऑफ द 5 मेंबर जूरी फॉर द 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नताशा ब्राउन, किरण देसाई, नीलांजना एस राव, रजनी चौहान। 2 3 3 3 4 1। आंसर करो भाई। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्या, बी, यानी केवल 3। देखो फिर यहाँ से आंसर देखो, एक ही आंसर सही है, लेकिन कूट इतना झुआ भर भर के बस घुमाने का काम पीसीएस का, ये बहुत पुराना इसका आदत हो गई है, तो इसलिए आप इनके लिए तैयार रहिए भैया। नीलांजना एस राव एक प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार, उपन्यासकार और पत्रकार जिन्हें हालिया बुकर पुरस्कार ज्यूरी पैनल में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हर साल अंग्रेजी में अनुवादित और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ साहित्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत कितना 50,000 पाउंड 50 के पाउंड जो है की राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित की जाती है। चलो भाई देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेष मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। देखिए यहाँ पर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन इज फॉर्म एज द रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन डिजर्ट एरिया। देखें यहाँ पर कोयला, जिंक, खादी, जिप्सम। देखिए ये है जीआईसी ग्रेड का क्वेश्चन, तो पूछा गया है भैया। देखिए यहाँ पर जिप्सम, जी हाँ। अब अगर हम बात करें, जिप्सम एक प्रमुख वाष्पीकरणीय खनिज है जो प्रकृति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। यह मुख्य रूप से शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में तब बनता है जब पानी में घुले हुए खनिज पानी के तेजी से वाष्पित होने पर पीछे छूट जाते हैं और क्रिस्टलीकरण हो जाते हैं। अब बात करें अगर हम कोयला का, तो कोयला भैया एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है जो दबे हुए जैविक पदार्थों से बनता है, जबकि जिंक और चांदी ये क्या है, धात्विक खनिज जो हाइड्रोथर्मल में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन, भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिलों में कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भैया, एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश हैड जो है फॉरेस्ट कवर ओवर मोर देन 20% ऑफ दियर टोटल एरिया। यहाँ पर देखिए भाई, बहराइच, चंदौली और श्रावस्ती। एक बार ये देखें फिर से, ये कूट के माध्यम से आंसर आया है, लेकिन यहाँ पर एक देखें तो ये है 1 2 2 3, केवल 3 और केवल 1। तो इसमें जो सही विकल्प है मित्र वो है क्या, ये वाला 2 और 3। इसमें 2 आंसर सही हो गया, 2 और 3, चंदौली और श्रावस्ती। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR, ठीक है, ISFR के 2023 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का कुल वन आवरण इसके भौगोलिक क्षेत्र का 21.63% है। ठीक है, अक्सर वहाँ जंगल ही है। ठीक है, अब उसके बाद इसी रिपोर्ट के तहत श्रावस्ती जिले का वन आवरण भी इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 20.95% के आसपास में ये भी है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हम बात करें बहराइच जिले का वन आवरण इसके कुल क्षेत्रफल का मात्र 10% है। कितना है, 10%। बहराइच में 10.15%। ठीक है, जो कि 20% की निर्धारित सीमा से काफ़ी कम है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको ध्यान रखना है मेरे भाई। अब देखो जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है, हरित गृह गैसों को घटाना, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस, फसल को निर्यात में वृद्धि, रसायनों के प्रयोग को बढ़ावा देना, वन आवरण को बढ़ावा। ठीक है, LT ग्रेड 2025। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका ये उत्पादकता बढ़ाना और हरित गैस गृह गैसों को घटाना। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें जलवायु स्मार्ट कृषि यानी CSA खाद्य और कृषि संगठन द्वारा परिभाषित एक आधुनिक दृष्टिकोण है। इसके मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। ठीक है, पहला कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में जो है स्थायी रूप से वृद्धि करना, पहला है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती के तरीकों को अपनाना और फसलों को मौसम की चरम स्थितियों में के प्रति लचीला बनाना, और तीसरा है जहां तक संभव हो कृषि कार्यों से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना यानी समन करना। रासायनिक का अंधाधुंध प्रयोग इसके पूर्णतः विरुद्ध है।
ठीक है, आगे बढ़ो। डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय कहलाते हैं। द सेट ऑफ रूल्स फॉर डेटा कम्युनिकेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्ड्स, RFCs। इनमें से कोई नहीं, आंसर करना है सही विकल्प। अगर हम देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है प्रोटोकॉल्स। जी हाँ, कंप्यूटर विज्ञान और नेटवर्किंग में दो या दो से अधिक उपकरण के बीच सुरक्षित और सुचारू रूप से डेटा संचारित करने के उपयोग के लिए किए जाने वाले नियमों और निर्देशों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। ये नियम निर्धारित करते हैं कि डेटा को कैसे पैकेट में बदला जाए, जैसे प्रसारित किया जाएगा और रिसीवर द्वारा उसे कैसे समझा जाएगा। इंटरनेट के काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल यानी TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, GNP और GDP में अंतर। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड GDP, हमने कई बार देखा है इसको। यहाँ पर देखें, सकल विदेशी विनियोग का, ग्रॉस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, शुद्ध विदेशी विनियोग का, शुद्ध निर्यात का, विदेशों में से शुद्ध साधन आय का। ठीक है, आप देखो यहाँ पर आंसर बताना मेरे भैया। ये देखो जो सही विकल्प है विदेशों से शुद्ध साधन आय का, समझिएगा मेरे भाई। यहाँ पर ये सही विकल्प है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जी हाँ, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है, चाहे उत्पादनकर्ता देश का नागरिक हो या विदेशी हो, मतलब उसके देश की सीमा के अंतर्गत सब किया गया हो। दूसरी ओर अगर GNP की हम बात करें यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद की, तो किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है, चाहे वो देश के भीतर रह रहे हो या विदेशों में। ठीक है, तो GNP और GDP के बीच घटती अंतर यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होता है। ठीक है, NFIA का अर्थ देश के नागरिकों द्वारा विदेश से अर्जित आय माइनस विदेशों द्वारा हमारे देश से अर्जित आय होता है। ठीक है, चलो भाई, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। द प्रोसेस ऑफ इम्पोर्ट बिगिन विद जो है इंडेंट से जो है मेट की रसीद से, सामुद्रिक सीमा से, जहाजी बिल से। आंसर करना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर आप, मैं बार बार कहता हूँ मेरे भाई, आंसर पता हो कमेंट करते जाइएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो अगर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर तक अभी तक नहीं किए हो तो कर लीजिए। आपका जो है इस समय मॉक टेस्ट भी चल रहा है, मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करें डेली। ठीक है, अगर अभी तक नहीं बिल्कुल एकदम एग्जाम के पैटर्न पर, और उसमें माइनस मार्किंग रख करके उसको तैयार किया जा रहा है, जिससे आप अपने एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार होंगे भाई। इसलिए आप समझ लीजिए कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इंडेंट, जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आयात की औपचारिक प्रक्रिया आयातक द्वारा एक इंडेंट द्वारा जारी करने के साथ शुरू होते हैं। इंडेंट एक प्रकार का खरीद आदेश है यानी परचेज ऑर्डर है, जो आयातक द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ता या निर्यातक को भेजा जाता है। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वेयर इज द मॉडर्न कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? ठीक है, बरेली, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, बहुत फेमस है और हम लोगों ने इसको कई बार देखा है। तो कहाँ पर है भैया? रायबरेली में। जी हाँ, ये अगर हम बात करें मॉडर्न कोच फैक्ट्री यानी MCF भारतीय रेलवे की एक प्रमुख रेल कोच निर्माण इकाई है, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसका उद्घाटन वर्ष 2012 में किया गया था और यह चेन्नई और कपूरथला के बाद भारतीय रेलवे की तीसरी रेल कोच निर्माण इकाई है। ठीक है, इस कारखाने की स्थापना मुख्य रूप से उन्नत तकनीक वाले LHB कोचों के निर्माण के लिए किया गया, जो पुराने ICF कोचों की तुलना में सुरक्षित और अधिक आरामदायक है। MCF ने उत्पादक दक्षता में नए कीर्तिमान स्थापित किए और यह भारी मात्रा में स्वदेशी कोचों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। यहाँ पर अप्रैल 2025 में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB के विलय के संबंध में अधिसूचना जारी की गई? इन अप्रैल 2025 एन नोटिफिकेशन जो है इशूड रिगार्डिंग द मर्जर ऑफ हाउ मेनी रीजनल रूरल जो है बैंक 18, 22, 24 और 28। यहाँ पर देखिए भाई, जो सही विकल्प है वो है 28। जी हाँ, भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRBs को अधिक मजबूत और कुशल बनाने के लिए चौथे चरण के समावेलन को मंजूरी दी है। ठीक है, एक एकीकरण योजना के तहत भारत में मौजूद 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर कुल 28 करने का लक्ष्य रखा गया। इस विलय का मुख्य उद्देश्य RRB की पूंजीगत संरचना को सुदृढ़ करना, प्रशासनिक लागतों को कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण वितरण को अधिक प्रभावी बनाना है। चलो भाई, यहाँ पर देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए? फ्रॉम व्हिच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैव पिक्चर ऑफ मतलब आर मॉडल्स
ऑफ बूट बीन फाउंड, कालीबंगा और रोपड़, हड़प्पा और कोटदीजी, मोहनजोदड़ो और लोथल, धौलावीरा और भगत्राव। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी आंसर, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये आपका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल मोहनजोदड़ो से एक मुहर यानी सील और एक मृदभांड पर नाव का स्पष्ट चित्र प्राप्त हुआ। गुजरात में स्थित हड़प्पाई बंदरगाह जो है नगर लोथल से पकी हुई मिट्टी से निर्मित नाव के कई छोटे छोटे जो है मॉडल प्राप्त हुए हैं। ये पुरातात्विक साक्ष्य इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि हड़प्पावासी जल परिवहन और नाव निर्माण की कला से भली भांति परिचित थे। ठीक है, चलो भाई, भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन संबंधित अनुच्छेद बहुत बार देखा है। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कौन सा अनुच्छेद 17 है, बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए तैयार रहना मेरे भाई। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? संस्थात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार। तो यहाँ पर देखिए भाई, जो सही विकल्प है वो है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। जी हाँ, अगर हम बात करें भारतीय संविधान ने देश के लिए अध्यक्षात्मक सरकार को नहीं बल्कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदात्मक यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अपनाया है। ठीक है, अगर हम बात करें अध्यक्षात्मक जो सरकार होती है यानी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जैसे ट्रम्पवा वाली सरकार है यानी अमेरिका के, में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है और विधायिका से स्वतंत्र होता है, जबकि भारत में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। चलो भाई, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती वाज अ डिसिपल ऑफ अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा अबू यूसुफ, ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा मौदूद। देखो यहाँ पर आंसर करना है क्या? ख्वाजा उस्मान हारूनी, ख्वाजा उस्मान हारूनी। ठीक है, ये किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट इंक्लूडेड इन द पंचनद? झेलम, सिंधु, सतलज, ब्यास। आंसर करना सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सिंधु। ठीक है, सिंधु, इंडस वैली। कई बार हम लोगों ने देखा पंचनद शब्द का अर्थ है 5 नदियाँ, यानी पंजाब क्षेत्र में बहने वाली 5 नदियों के समूह, संयुक्त रूप से पंचनद, जिसमें झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज शामिल है। ये सभी नदियाँ पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, सिंधु नदी स्वयं पंचनद का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मुख्य नदी तंत्र है जिनकी ये 5 नदियाँ क्या होती हैं? जो है सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर चूंकि यही 5 नदियों की वजह से इस भूभाग को क्या पंजाब बोला जाए? पंजाब। ठीक है, 5 नदियों की भूमि पड़ा है। ठीक है, आलिया बेट तिल अवस्थित है महाराष्ट्र में, गुजरात में, असम में, तमिलनाडु में। आंसर करना है। ठीक है, फटाफट देखिए यहाँ पर गुजरात में क्या है? गुजरात में भाई, गुजरात में सही विकल्प है। चलो भाई आगे देखो, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी। ये देखो JIC ग्रेड 2018 वाले एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना भाई। लॉर्ड रिपन क्या है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमने मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में बहुत व्यवस्थित तरीके से दिया और कई बार हमने इस पर चर्चा भी किया कि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देना, भारत में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रिपन को, जो कि 1880 से 84 को जो है मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाए, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1882 में, कब? 1882 में क्या किया था? एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जिसने भारत में आधुनिक स्वशासन की मजबूत नींव रखी थी। चलो भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध की प्रतीक थी? यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, सरोजिनी नायडू, कल्पना दत्त जोशी, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली। तो आंसर करना है मेरे भाई सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है अरुणा आसफ अली, ये है आपका सही विकल्प। जी हाँ, अगर हम बात करें 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने अप्रतिम साहस और प्रतिरोध का प्रदर्शन किया, और जब 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख अंग्रेजी नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, तब अरुणा आसफ अली ने ही बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा लहराकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। भारत देश की महिलाएं किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय को निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? Which of the following writ is issued by a high court to a lower court to stop legal proceeding in case? मध्य प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध,
और अधिकार परीक्षा उत्प्रेक्षण, ठीक है, आंसर करना। देखो मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं आंसर करते जाओ, और खास करके इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये जो अनुच्छेद 32 से संबंधित है कितने इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी बार ये क्वेश्चन मिलते हैं उतनी बार कहता हूँ इसको देख जरूर लीजिएगा सारा, ठीक है। ये प्रोहिबिशन, इसका सही आंसर प्रोहिबिशन यानी रिट का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना या रोकना। या रिट उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय यानी लोअर कोर्ट या जो है अर्ध न्यायिक निकाय को तब जारी किया जाता है जब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा हो, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, नीति आयोग की संचालन परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? हु रिप्रेजेंट द स्टेट इन द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? राज्य वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सरकार, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, ठीक है। देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। अगर हम बात करें नीति आयोग की संचालन परिषद, इस संस्था का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस संचालन परिषद में सभी राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व वहाँ के मुख्यमंत्री करते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जो है भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है क्या? 24,000 किलोमीटर, 36,000, 32,000, 38,000। आप देखो यहाँ पर आंसर कर दा भाई। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है 36,000 किलोमीटर, ठीक है। भू स्थैतिक उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जिन्हें पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर एक निश्चित कक्षा में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की सतह से इन उपग्रहों की सटीक ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर होती है, जिसे सामान्यतः विकल्पों में 36,000 किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर देखो, ये है निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक है? 2013 का रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉपर ऑफ 2013? चिली, चीन, पेरू और यूएसए। उसी के संदर्भ में आपको आंसर करना है। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है चिली, जी हाँ। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? बढ़ती हुई कारपोरेट शक्ति, प्रयोग तथा फेंको का प्रारूप, सहज रहन सहन का प्रतिरूप, नगरीकरण, ठीक है। आप देखो इसमें क्या पूछ रहा है भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय क्षरण का कारण नहीं। अभी ये क्वेश्चन देखो आरओ 2017 का है और जीआईसी एलटी ग्रेड 2025 में पूछा गया है, तो आप ये ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना। यहाँ पर है रहन सहन का प्रतिरूप, मिलते जुलते तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रहन सहन का प्रतिरूप पर्यावरण क्षरण का कारण नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा अलग कर दिया था, बस क्वेश्चन वही था, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का एक बहुत मजबूत साधन है। सादा जीवन जीने से संसाधनों का अत्यधिक दोहन कम होता है और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है और पारिस्थितिक तंत्र पर दबाव कम पड़ता है। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मार्च 2025 में संपन्न कबड्डी विश्व कप 2025 में पुरुष कबड्डी का खिताब किस देश ने जीता? विच कंट्री वॉन द मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप टाइटल हेल्ड इन मार्च 2025? इंडिया, इंग्लैंड, ईरान और स्कॉटलैंड। देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सही विकल्प है क्या? भारत, ठीक है, हमारा देश। भारत अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिताओं में निर्विवाद रूप से सबसे सफल और ताकतवर देश रहा है, जिसने इतिहास में अब तक लगभग सभी पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप जीते हैं। चलो भाई आज के यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभाती है? विच गैस प्लेज अ मेजर रोल इन ग्रीन हाउस? ठीक है, N2, SO2, CO2 और O2, ठीक है। तो सब जानते हैं, बहुत फेमस है। कौन है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट वायुमंडल की वह घटना है जिसमें कुछ गैसें पृथ्वी में परावर्तित होने वाली अवरक्त उष्मा यानी इन्फ्रारेड रेडिएशन को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इन सभी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा, स्थितिकी ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है गतिज ऊर्जा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में बहती हुई हवा की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जब तेज हवा पवन चक्की के बड़े ब्लेडों से टकराती है तो हवा की गतिज ऊर्जा उन ब्लेडों को घुमाती है, जिससे गतिज ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा में बदल जाती है। चलो भाई, एक ब्लैक बॉडी नहीं करती है क्या?
यहाँ पर देखें, और विकिरण का उत्सर्जन, विकिरण का अवशोषण, विकिरण का अपवर्तन उपरोक्त में से कोई नहीं। एक ब्लैक बॉडी क्या नहीं करती है, तो विकिरण का अपवर्तन। क्या है? विकिरण का अपवर्तन, रिफ्रैक्ट रेडिएशन। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है भौतिकी में एक आदर्श ब्लैक बॉडी एक ऐसी भौतिक वस्तु है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विद्युत चुंबकीय विकिरणों को पूरी तरह से अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि यह सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए यह विकिरण को ना तो परावर्तित करती है और ना ही इसका अपवर्तन या परावर्तन जो है परागमन करती है। ठीक है। आगे बढ़ो भैया, अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। नाइट्रोजन इज नॉट एन एसेंशियल जो है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बनिक यौगिक है जो केवल 3 तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनमें नाइट्रोजन नहीं होता है। इनके विपरीत प्रोटीन और अमीनो एसिड का मुख्य घटक नाइट्रोजन होता है। ठीक है। चलो भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। जीन के भीतर क्षार जो है अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन, प्रजनन और संयोजन। देखिए यहाँ पर ये है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। ठीक है। क्या है भैया? म्यूटेशन। जहाँ आनुवांशिकी यानी जेनेटिक में किसी जीव के डीएनए या जीन के न्यूक्लियोटाइड क्षार अनुक्रम में होने वाले अचानक और अस्थायी परिवर्तन को उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहा जाता है। बढ़ते हैं भैया इस तरीके से आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मोस मिसाइल को संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ठीक है। किसके बाद? भारत और जापान ने, भारत और अमेरिका ने, भारत और रूस ने, भारत और बांग्लादेश ने। ठीक है। आंसर करना सही विकल्प है भारत और रूस ने। ठीक है। तो ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और रूस की संस्था एनपीओ मशीनो एस्ट्रोएनिया द्वारा जो है संयुक्त रूप से विकसित किया गया। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो है मोस्कावा नदी के नामों को मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही हुई। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को देखा इसका मतलब आप अपने भविष्य के प्रति बहुत सजग हैं। अगर कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करके PDF टेस्ट क्विजेज को नहीं पार्टिसिपेट करें तो जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।